चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। देवीना जी, ये मार्केट में जो इस समय चल रहा है उथल पुथल, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है ऑफ लाइफ टाइम, या फिर थोड़ा मार्केट से इस समय दूर रहने की जरूरत है? गुड मॉर्निंग। मुझे तो नहीं लगता कि मार्केट से दूर रहने की जरूरत है। ये जरूर है कि कोई कह नहीं सकता कि एग्जैक्ट बॉटम कहाँ पर होगा और कितने दिन में होगा, कितने हफ्ते लगेंगे या कितने महीने लगेंगे। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी कारण नजर नहीं आता कि आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए या एसआईपी रोक देना चाहिए या इस तरह की चीजें। और इसका एक कारण ये भी है कि अभी मैं सुनती हूँ तो बहुत सारे, मैं कहूँ तो जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं अब रिस्क गिनवाते हैं। जबकि आप 3-4 महीने पहले तक भी देखें तो ये पूरा का पूरा जितने लोग आपके टीवी पर आते हैं सब इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बारे में ही बात करते थे। रिस्क की बात पहली बार हो रही है, तो सेंटिमेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर कि जब ऐसा माहौल हो कि आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाजार में रहना चाहिए या नहीं। अब इतिहास और खाली मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, सारे देशों में यही इतिहास है कि जिस समय वैसा माहौल होता है, अगले जो साल भर या जो भी आप पीरियड लें, उसके रिटर्न औसत से अधिक होते हैं। वो जब लगता है कि पैसा बनाना बहुत आसान है, जैसा 2024 में पहले 7-8 महीने में था, तब आपको सतर्क रहने की जरूरत होती है। तो एक तरह से आपका दिमाग आपको गलत दिशा में ले जाता है, जो आपके पोर्टफोलियो के लिए ठीक नहीं है। ये जरूर है कि आप देखिए एक बार कि कौन से स्टॉक्स आपके पास हैं, कौन से सेक्टर हैं, उसमें बदलाव करने की जरूरत हो सकती है। लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है उसमें मेरे हिसाब से निवेशित रहना चाहिए। और जो चेतावनी मैं हर बार देती हूँ कि कभी भी आपका 100% पैसा या 90% पैसा इक्विटी बाजारों में नहीं होना चाहिए। इक्विटी में आप वही पैसा लगाइए जिसको आपको कम से कम 7-8 साल हाथ लगाने की जरूरत नहीं हो। मैम नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अच्छा, आपका अनुभव क्या कहता है मैम? आप सेंटिमेंट पे बहुत बात करती हैं, है ना? सेंटिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स पे आप बात करती हैं। एक और चीज़, ये वॉर फ्रंट पे जो भी न्यूज़ फ्लो है अब तक, आई मीन जिस तरीके से यूएस, इजराइल, ईरान बिहेव कर रहे हैं अभी, जो समाचार न्यूज़ का क्रम है, जो डैमेज अब तक हुआ है, जो ईरान ने रिटेलिएशन किया है ना? क्या वर्स्ट ऑन क्रूड हम देख चुके हैं क्या? 105 107 की ट्रेजेक्ट्री, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये अंडरलाइंग जिसके इर्द गिर्द पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था घूमती है, अभी भी पोटेंशियल रखता है काफी हाई ट्रेजेक्ट्रीज के? क्रूड पे आपका टेक क्या है मैम? देखिए, मैं एक आप जो चीज बताऊं, आपने ये जो जियो पॉलिटिक्स की और वॉर की बात करी, इस पर भी डेटा है। सेंटिमेंट के बारे में तो हमने बात करी। ये हमने डेटा देखा था 2022 में, जब तनाव बढ़ रहा था रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पर। उस समय हमने 50-55 साल का डेटा देखा कि जब भी कोई जियो पोलिटिकल अपहीवल होता है, दोनों गल्फ वॉर हुई, ईरान इराक, अफगानिस्तान, यूएस बॉम्बिंग, लीबिया, 9/11, तो क्या होता है। तो हमने ये देखा कि उसके आसपास, उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में सभी बाजारों में उथल पुथल रहती है। लेकिन जो लोग इस डायरेक्टली इस युद्ध में नहीं सम्मिलित हैं, उनके लिए उनके बाजार 6 महीने 1 साल में निकल आते हैं ज्यादा से ज्यादा। और ये स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज नहीं थी, इसका अपवाद हमें नहीं मिला, हर बार यही हुआ। और अभी हाल फिलहाल में फाइनेंशियल टाइम्स, उससे भी पहले गया, उन्होंने 1900 से स्टार्ट किया, तो 125 साल का डेटा देखा, दोनों विश्व युद्ध बीच में आए। और उनका भी निष्कर्ष यही था कि जियो पॉलिटिक्स के कारण आपको स्टॉक मार्केट में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जो बड़े क्रैशेज आए हैं वो जियो पॉलिटिक्स के कारण नहीं आए हैं। और दूसरे विश्व युद्ध में भी जो हारे हुए देश थे उनके स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे जर्मनी, जापान को ज्यादा नुकसान हुआ। बाकी आप अगर जनरल बाजारों में देखें तो जो बड़े क्रैश, चाहे वो 1929 का डिप्रेशन हो, वो 2000 वाला टेक क्रैश हो, या 2008 के बाद की मंदी हो, वो जियोपॉलिटिक्स से नहीं आए। तो ये मतलब ये एक तरह का पैटर्न है। ईरान को आप छेड़ेंगे तो इस तरह का रिएक्शन आएगा, ये मैं अपने को जियोपॉलिटिक्स का बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं मानती हूँ। मेरी तो जो ज्ञान है बिल्कुल ले पर्सन वाला है। लेकिन जनवरी में शायद आपके ही चैनल पर मैंने इंटरव्यू दिया था और शायद अनुज ने ये प्रश्न पूछा था, और मैंने कहा था कि अगर ईरान को आपने छेड़ा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होंगे, क्योंकि छोटा देश नहीं है, भारत से
आधे से ज्यादा उसका एरिया है, इतने लोग हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, और आप उसका आपको जवाब मिलेगा, और वही आप देख रहे हैं। मेरे हिसाब से ईरान अच्छी तरह ये, अगर शतरंज की बाजी कहें तो खेल रहा है कि आप इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, रिस्क प्रीमियम बढ़ा रहे हैं, जिससे कि दबाव बने अमेरिका पर कि इस युद्ध को समाप्त करें। तो क्रूड में बीच में स्पाइक तो आ सकता है, क्रूड में वैसे भी है। मैं आपको, जब हम लोगों ने फरवरी के शुरू में शायद अपना ग्लोबल जो फंड और पोर्टफोलियो है उनको रीबैलेंस किया था, तो उसी समय हमको लगा था कि कच्चे तेल का भाव बहुत लंबे समय से यहाँ पर है और यहाँ से ऊपर जाएगा। तो उस रीबैलेंस में जो मुख्यतः एक ही चीज हमने की थी, हम ऑलरेडी अमेरिकन बाजार पे अंडरवेट थे, हम थोड़ा और हमने अमेरिकन स्टॉक्स बेच के उसको कमोडिटीज में लगाया, क्रूड और मेटल्स में। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि 30% लगा दिया पोर्टफोलियो का, लेकिन ऑन द मार्जिन जो भी 7% 8% ऐसा कुछ नंबर हमने वहां बेचकर कमोडिटीज में लगाया। तो क्रूड की ट्रेजेक्टरी तो कुछ हद तक ऊपर जानी ही थी, बाकी वो सप्लाई के कारण आपको बीच बाज में कहाँ तक वो पीक नजर आएगा। आप ये भी याद करिए कि अब तो कितने 16-17 साल हो गए हैं, हम $100 का क्रूड उतना पहले भी देख चुके हैं, जिस समय एक ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल एटलीस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस थी और कहीं कहीं रिसेशन भी था, और उसके बीच में भी कच्चे तेल का भाव $100 पार किया था। तो ऐसा भी नहीं कि हमने कभी वैसी स्थिति देखी नहीं या उससे जूझे नहीं। ओके, देवना जी, आपने अभी टेक क्रैश की बात की थी। मैं टेक पे ही रहता हूँ। आईटी में बहुत बड़ी गिरावट आई है, एआई ट्रेड की जो बात हो रही है, क्या ये मार्केट का ओवर रिएक्शन है? और इस समय आप लार्ज कैप आईटी पर क्या व्यू रखेंगे इंडिया में? मेरे हिसाब से तो कुछ हद तक ओवर रिएक्शन है, और जहां हम लोगों ने अभी ये जियोपॉलिटिक्स और युद्ध की बात की, मेरे हिसाब से बाकी सब तो जो कई आर्ग्यूमेंट में पहले भी दे चुकी हैं, लेकिन अब ये जो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप ये समझिए एआई से ज्यादा एनर्जी और पानी खाने वाला कोई भी सेक्टर नहीं है। तो अगर एनर्जी पे किसी भी तरह का क्वेश्चन मार्क लगता है, और ये भी समझिए कि अभी बहुत सारे जो डेटा सेंटर्स थे वो खाड़ी के देशों में लग रहे थे, तो वो दोनों चीज के कारण मुझे तो लगता है एआई पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह थोड़ा आगे जाएगा, कुछ आगे पुश होगा। और शायद ये अच्छी ही बात हो, क्योंकि अभी जो सबसे बड़े 3-4 एआई के प्लेयर्स हैं, उन्होंने इस साल $650-700 बिलियन इस पर खर्च करने की बात करी है। आप ये समझिए कि 3 साल पहले उनका टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 150 मिलियन होता था, वहां से आप 700 पे आ गए। तो इतने बड़ा जो निवेश होगा उस पर कभी रिटर्न बनेगी नहीं बनेगी। और जहां तक भारतीय आईटी सर्विसेज कंपनीज का सवाल है, कि अभी जितनी भी स्टडीज दिखा रही हैं कि आप एआई को कुछ करने को देते हो, तो हो सकता है वो आपका पूरा डेटाबेस ही साफ कर दे, सिस्टम ही उड़ा दे, और ऊपर से झूठ बोले। तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ी कंपनी एक तरह से अपनी चाबी एआई को दे देगी। तो उनको हमेशा सर्विसेज कंपनीज चाहिए होंगी, अगर उनको एआई इस्तेमाल भी करना है तो कि वो आगे उसको कुछ कर सके। तो ये जरूर हो सकता है कि रोजगार के लिहाज से अब आईटी सर्विसेज उस तरह से एम्प्लॉयमेंट नहीं दे, वो अलग चीज है। पर ये जो आईटी सर्विसेज कंपनी भारत की हैं, इनका एक तरह से आप राम नाम सत्य आपने Y2K में भी किया, जब क्लाउड आया, जब डिजिटाइजेशन हुआ, लेकिन उन्होंने वो सब चीज मैनेज कर ली। ये जरूर है कि उनको R&D पे अधिक स्पेंड करना चाहिए था, लेकिन अभी मेरे हिसाब से ऐसा कोई डिजास्टर जैसा नहीं लगता। हमारी होल्डिंग कुछ लार्ज कैप कुछ मिड कैप में है आईटी में। ओके, चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज शायद मेरे ख्याल से बहुत हम सेक्टर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मोटे तौर पे 3 बड़े, अगर आप देखिए, पिलर्स पे हमने बात की, इस जियोपॉलिटिक्स पे, क्रूड पे और आईटी पे और मार्केट्स पे आपका व्यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी सेक्टर्स पे और सूरत हाल पर अपनी राय रखने के लिए।